हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में, जो कि संश्लेषित या जो कि संश्लेषित या ताप सुनमीय रेशा कहलाता है। नायलॉन के जो रेशे होते हैं वह पॉलीमराइज पदार्थ यानी कि जो रासायनिक कच्ची सामग्रियां होती है उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये जो रेशे हैं इनको सन 1938 ईस्वी में न्यूयॉर्क स्थित ड्यूपॉन्ट जो कंपनी है उनके रसायन शास्त्री थे डॉक्टर वेलेस एच कैरोबर्ट, इस नाम के जो रसायन शास्त्री थे उनके द्वारा सबसे पहले नायलॉन के रेशे को तैयार किया गया था। ये जो पॉलीमर जो नामक रसायन है पदार्थ है इनका आविष्कार सबसे पहले सन 1900 ईस्वी में अमेरिका की एक EI ड्यूपॉन्ट डी निम्स एंड कंपनी थी, जिसके द्वारा अनुसंधान करके पॉलीमर नामक जो रसायन है उनका आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया था? पॉलीमर जो रसायन थे उनका, और इन्हीं रसायनों के आधार पर नायलॉन का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले सन 1919 ईस्वी में कौन सी कंपनी के द्वारा? अमेरिका की EI कंपनी के द्वारा। अमेरिका की EI कंपनी, जिसका कि जो कि ड्यूपॉन्ट डी निम्स एंड कंपनी के नाम से जानी जाती है। क्या कंपनी का क्या नाम है? ड्यूपॉन्ट डी निम्स एंड कंपनी। कंपनी के नाम से जानी जाती है। इनके अनुसंधानों के द्वारा ही किसका निर्माण किया गया? पॉलीमर रसायनों का। पॉलीमर रसायनों का आविष्कार किया गया। ठीक है, ये जो पॉलीमर रसायन जो है इनके ये जो पॉलीमर रसायन है इनके द्वारा ही किसका निर्माण किया गया? नायलॉन की जो रेशे है उनका निर्माण किया गया। और ये इसका निर्माण कौन से सन में हुआ? नायलॉन का निर्माण कौन से सन में हुआ? सन 1938 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ? न्यूयॉर्क स्थित एक कंपनी है, ड्यूपॉन्ट एक कंपनी है जिसके रसायन शास्त्री थे। कौन सी कंपनी में? न्यूयॉर्क में स्थित एक ड्यूपॉन्ट कंपनी के रसायन शास्त्री थे। क्या नाम था उनका? डॉक्टर वेलेस एच क्या नाम था उनका? वेलेस एच कैरोबर्ट। इस नाम के जो ये रसायन थे, रसायन शास्त्री थे, इन्होंने क्या किया? पॉलीमर रसायनों से किसका निर्माण किया? नायलॉन के रेशों का निर्माण किया गया। ये जो पॉलीमर रसायन है इनके ये जो संश्लेषित रेशे हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? जैसे कि नायलॉन आता है,
नेक्रोन आता है, विलाइन आता है, एक्रिलॉन आता है, पॉलिस्टर आता है। ये जितने भी रेसे हैं ये सारे रेसे कौन से कहलाते हैं? संश्लेषित रेसे या फिर ताप सुनम्य रेसे कहे जाते हैं। अब इन जो रेसों का जो निर्माण है वह कैसे गया? जो पॉलीमराइज की जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये जितने भी पॉलीमर जो रसायन होते हैं उनको क्या किया जाता है कि टिन के डब्बे में इनके जो मिश्रण होता है उसको टिन के डब्बे में, पॉलीमराइज जो मिश्रण होता है उसको टिन के डब्बे में डाला जाता है। टिन का डब्बा ऐसे कैसा होता है? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में रेयन का जो निर्माण किया था रेसों का, उसमें जो स्प्रिंट नली ली थी, सेम उसी के जैसे ये टिन के डब्बे होते हैं, जिनके नीचे क्या होते हैं? मुंह के स्थान पर छिद्र लगे होते हैं टिन के डिब्बे में। इन छिद्रों से क्या किया जाता है? ये जो पॉलीमर मिश्रण होता है उसको बाहर निकाला जाता है। इन छिद्रों में से जब गुजारा जाता है, जब वह बाहर निकलते हैं तो वह वातावरणीय हवा में संपर्क में आकर वह क्या होते हैं? सूखने लगते हैं। सूखने के बाद इन रेसों को और खींचकर इनको क्या किया जाता है? पतला बनाया जाता है और उनसे फिर धीरे धीरे नायलॉन का रेसा तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से इन रेसों को तैयार किया जाता है और ये जो पूरी क्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है? पॉलीमराइज्ड की क्रिया के द्वारा इन रेसों को तैयार किया जाता है। तो नायलॉन का जो वस्त्र निर्माण, नायलॉन का जो रेसा है उसका निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क कंपनी में किया गया, यानी कि न्यूयॉर्क में किया गया। इसमें क्या किया जाता है? इसकी जो निर्माण विधि यानी कि रेसों को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसमें कोलतार, पेट्रोलियम या कोई भी अन्य जो रासायनिक कच्ची सामग्री होती है उसको ली जाती है। उनकी जो रिएक्शन है वह किसके साथ करवाई जाती है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडिपिक अम्ल के साथ उनकी रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे कि नायलॉन सॉल्ट प्राप्त होता है। इधर देखिए, नायलॉन का रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है? यहाँ पे क्या किया जाता है? सबसे पहले कौन सा पदार्थ लिए जाते हैं? इसमें कि कच्चे पदार्थ लिए जाते हैं, जिसमें कि कोलतार, पेट्रोलियम या अन्य रासायनिक पदार्थ लिए जाते हैं। इन रासायनिक पदार्थों की, कच्चे रासायनिक पदार्थों की किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है? हेक्सामेथिलीन। और एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन अम्ल और एडिपिक अम्ल, इनके साथ इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे कि क्या प्राप्त होता है? हमें नायलॉन सॉल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, अब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इसका मैं आपको रासायनिक सूत्र बता रही हूँ। NH3CH2 होल 6 और एडिपिक अम्ल का COOH, CH24 और COOH। ये है एडिपिक अम्ल का सूत्र और ये है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का सूत्र। इसमें देखिए कि इसमें भी जो इस अणु में कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है और इसमें भी कुल मिला के 4 ये 5 और 6
यानी कि इस यहाँ पे भी कार्बन की संख्या कितनी हुई 6। टोटल इसमें भी 6 संख्या है और इसमें भी 6, यानी कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल ये दोनों मिलकर कार्बन की संख्या कितनी बन जाती है 6 बन जाती है। तो इस जो मिश्रण है इसको क्या कहा गया है पॉलीमर 66 कहा जाता है। यानी कि जो हमारा नायलॉन का रेशा तैयार होता है उसमें कौन उपस्थित होता है पॉलीमर 66 उपस्थित होता है, यानी कि पॉलीमर नायलॉन 66 भी इस नायलॉन के रेशे को कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो संरचना यानी कि संगठन इसका जो हम पढ़ेंगे उसमें यही पाया जाता है कि पॉलीमर 66 उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इसको पॉलीमर नायलॉन 66 भी कहा जाता है। अब आगे इसमें हमको नायलॉन का सॉल्ट प्राप्त हुआ। इस नायलॉन सॉल्ट को क्या किया जाता है आगे ऑटोक्लेव में उपकरण में गर्म किया जाएगा। क्या करते हैं इसको ऑटोक्लेव उपकरण में इसको क्या किया जाता है गर्म किया जाता है, जिससे कि लीनियर सुपर पॉलीमर हमें प्राप्त होते हैं। लीनियर सुपर पॉलीमर हमको प्राप्त होते हैं, जिनकी की कास्टिक चक्के पे से उनको गुजारा जाता है, यानी कि कास्टिंग जो चक्के होते हैं उस पे कास्टिंग लगा होता है और उस कास्टिंग से इनको सारे पॉलीमर को क्या किया जाता है गुजारा जाता है। गुजारना, कास्टिंग चक्के में से गुजारने से हमें जो प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है नायलॉन के रिबिन प्राप्त किए जाते हैं। जब इनको कास्टिंग चक्के में से गुजारेंगे तो ये जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होता है पॉलीमर का वह क्या हो जाता है एकदम रिबिन के आकार का हमें प्राप्त होता है, यानी कि जब इनको चक्के में से हम गुजारते हैं जो तो नायलॉन के रिबिन प्राप्त होते हैं। इन नायलॉन के रिबिन पर क्या करवाई जाती है, इन पे जल डाला जाता है, यानी कि पानी डाला जाता है। पानी डालने से ये क्या हो जाते हैं, ये जो भी रिबिन गर्म होते हैं ये क्या हो जाते हैं एकदम ठंडे होकर जम जाते हैं। जमे हुए रिबिन हमें प्राप्त होते हैं। अब इन रिबिनों को क्या किया जाता है, छोटे छोटे इनके टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करके इनको एक फ्लैक्स का आकार दिया जाता है, यानी कि जिनको छोटे छोटे टुकड़े करके बनाया जाता है। जो कि फ्लैक्स प्राप्त होता है। इन फ्लैक्स से क्या होता है, इनको वापस पिघलाया जाता है। पिघलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। वापस इस फ्लैक्स को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। फ्लैक्स को पिघलाने से हमें क्या प्राप्त होगा, गाढ़ा घोल प्राप्त होगा। इस घोल को क्या किया जाता है, स्प्रिंट नली में डाला जाता है और स्प्रिंट नली में से डालने पर हमें नायलॉन के रेशे प्राप्त होते हैं। गुजारने पर क्या होंगे, नायलॉन के रेशे प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से इस पूरी विधि के द्वारा हम नायलॉन के रेशे प्राप्त करते हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले इसमें कोलतार और पेट्रोलियम या कोई भी अन्य कच्ची रसायन सामग्री ली, उसकी रिएक्शन किससे करवाई, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल से इनकी रिएक्शन करवाई। जब इनकी क्रिया होती है उससे हमें नायलॉन सॉल्ट प्राप्त होता है। इस नायलॉन सॉल्ट को ऑटोक्लेव में गर्म किया जाता है, जिससे कि हमें लीनियर सुपर पॉलीमर
पदार्थ प्राप्त होता है। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को क्या किया जाता है, कास्टिंग के चक्कों से गुजारा जाता है। जब इनमें से गुजारा जाता है तो ये पदार्थ एक रिबिन की परत के रूप में हमें प्राप्त होता है, यानी कि एकदम चपटी परत के रूप में हमें प्राप्त होता है, रिबिन के समान। इन गर्म रिबिनों पर क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है। पानी डालकर इन रिबिनों को ठंडा किया जाता है, जिससे कि ये रिबिन जम जाते हैं। जमने के बाद इनको लंबे लंबे इनकी लंबाई के अनुसार इनको क्या किया जाता है, इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े कर इनके फ्लैक्स प्राप्त किए जाते हैं। फिर इन फ्लैक्स को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। पिघलाकर इनका गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। गाढ़ा घोल बनाकर इनको स्पिंडलेट नली में डालकर इनमें से छोटे छोटे धागे नुमा इनके रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जो कि वातावरण के संपर्क में आकर क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और सूखने के बाद हमें नायलॉन के रेशे प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से कच्ची सामग्री से रसायन सामग्रियों से यानी कि पॉलीमरों से रिएक्शन करवाकर इनसे हम क्या करते हैं, रेशे, नायलॉन के रेशे प्राप्त करते हैं। यानी कि ये जो प्राप्त जो रेशा होता है उसमें पॉलीमर नायलॉन 66 उपस्थित होता है। किस कारण से, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक अम्ल से रिएक्शन करवाने के कारण। इनमें कार्बन की संख्या 66 होने से इनमें पॉलीमर 66 उपस्थित होता है। अब नायलॉन का रेशा प्राप्त हो गया। अब इस नायलॉन के रेशे से हम क्या करते हैं, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो नायलॉन का जो उत्पादन है वह पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से, फिर पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया करवाने के बाद उसको स्पिनिरेट में से गुजारा जाता है और रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और फिर इन रेशों को खींचकर इनकी चमक कम करके इनमें परिसज्जा करके फिर इनसे कपड़े तैयार किए जाते हैं। जिसमें कि सबसे पॉलीमराइजेशन जो प्रक्रिया है वह कौन सी प्रक्रिया होती है, इनमें अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में रखा जाता है, जिसको कि पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। पॉलीमराइजेशन के द्वारा मैंने बताया, पॉलीमर जो रसायन होते हैं, पदार्थ उनको क्या किया जाता है, टिन के डब्बे में से गुजार कर यानी कि स्प्रिंग नली में से गुजार कर रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इन रेशों से क्या किया जाता है, इन रेशों को फिर अगर इनकी कुछ लंबाई अत्यधिक होती है तो क्या किया जाता है, उनको खींचकर उनकी जो आणविक जो संरचना होती है, व्यवस्था होती है, उनको क्या की जाती है, एक समान व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। यानी कि खींचने से पूर्व जो स्प्रिंग नली में से रेशे प्राप्त होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, अव्यवस्थित होती है, जिनको कि इनकी आणविक संरचना को व्यवस्थित बनाने के लिए उनके व्यास को क्या करना जरूरी है, व्यास को कम करना जरूरी है, जो कि ये रेशों को खींचकर किया जा सकता है। उनको और ज्यादा व्यास कम करने से क्या होता है, वह और ज्यादा पतले होंगे, जिससे कि उनमें ऐठन अच्छे से दे पाएंगे और वह मजबूती से बंध सकते हैं। फिर आदि इनको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाया तैयार किया जाता है, जिसके कारण इनमें चमक जो है वह क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। तो अत्यधिक चमक होने से क्या होता है, जो वस्त्र तैयार होते हैं वह पहनने के लायक नहीं होते, उनको देखने पर वह हमारी आंखों में चुभते हैं। तो इसलिए उनकी चमक को क्या किया जाता है, कुछ कम कर दी जाती है। अत्यधिक होने के कारण उनकी चमक को कम कर दिया जाता है, जो कि टिटेनियम ऑक्साइड है, बेरियम सल्फेट है, जिंक ऑक्साइड है, इनके जो पॉलीमाइड होते हैं उनके घोल में मिलाकर उनकी चमक को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे कि चमक अत्यधिक न होकर कुछ कम हो जाती है। फिर आते हैं उनकी कतई। तो कतई जो है, चमक कम करने के बाद रेशों की कतई की जाती है, यानी कि उनसे धागा तैयार किया जाता है। इसी जैसे रेयन में हमने पढ़ा था कि कतई जो है यानी कि जो धागे तैयार किए जाते हैं वह 3-4 तरीके से किए जाते हैं। पहला, एक हरा धागा तैयार करना, बहु रेशीय धागा तैयार करना, स्ट्रेस धागा तैयार करना, कता हुआ धागा तैयार करना, और चौथा है टेक्सचर धागा तैयार करना। यानी कि 4 प्रकार के धागे तैयार किए जाते हैं। स्ट्रेच धागा
और पांचवा कौन सा आता है हमारा सबसे लास्ट में, टेक्सचर धागा, यानी कि ये 5 प्रकार के धागे तैयार किए जाता है कताई के दौरान। एक हरा धागा जो कि एक धागा होता है, इसमें एक ही धागे का उपयोग किया जाता है, उसी में ऐंठन दी जाती है, उसी की बंधन क्षमता अच्छी बनाई जाती है ताकि वह बहुत ही मजबूत बन सके। फिर होता है बहुरेशीय धागा, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक रेशों को बनाया जाता है, यानी कि इसमें एक हरा धागा जो है, यह एक हरा धागा इसका ही उपयोग किया जाता है, इसी धागे से इन बहुरेशीय धागों को तैयार किया जाता है। लेकिन इनकी जो संख्या होती है वह एक हरे धागे की से अत्यधिक होते हैं, यानी कि बहुत से धागों को, एक हरे धागों को मिलाकर बहुरेशीय धागा तैयार किया जाता है। इसमें जो कि टूटे फूटे है, छोटे छोटे जो धागे होते हैं उनको मिलाकर बहुरेशीय धागा तैयार करते हैं। फिर आते कटा हुआ धागा, यानी कि जो कताई के दौरान धागे टूट जाते हैं, उन सभी धागों को जोड़कर ये धागा तैयार किया जाता है। फिर स्ट्रेस धागा, इस धागे में क्या किया जाता है, मशीन से इनकी जो सतह होती है, इनकी छोटे मोटे जो इनके जो धागे होते हैं उनको क्या किया जाता है, खींच कर लंबाई में उनको बड़ा किया जाता है और फिर उनको घुंघराले बनाए जाते हैं, जो कि जैसे कि हौजरी है, जर्सी है, उनके कपड़ों में काम में लिए जाते हैं ये स्ट्रेस धागे। फिर सबसे लास्ट में आता है टेक्सचर धागा। ये जो टेक्सचर धागा है ये किस काम आता है, मशीन से इनकी सतह पर जो छोटे छोटे जो रोए उठ आते हैं उनसे उनकी सुंदरता और मोटाई बढ़ती है, जिससे इनसे इनकी जो रोए और छोटे छोटे रोए जो उठते हैं वो इन स्ट्रेचर धागों में उठाए जाते हैं इस प्रक्रिया के दौरान, जिसमें कि इनकी जो सुंदरता और मोटाई जो है वह अच्छी हो सके। तो इस तरीके से ये 5 तरह के धागे तैयार किए जाते हैं। और धागे तैयार करने यानी कि कताई का काम करने के पश्चात फिर आते हैं इन पे रंग चढ़ाना, जो कि इन पे जो रंग चढ़ाने की क्षमता है वह क्या होती है, इनकी सभी रंग अच्छे से चढ़ पाते हैं, यानी कि रंग चढ़ने की क्षमता इन पे अत्यधिक, इन रंग पकड़ने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, तो अच्छे से रंग चढ़ पाते हैं। फिर रंगों के चढ़ाने के बाद आती है इनकी परिसज्जा, यानी कि सिकन की है, धोने पर वस्त्र खराब नहीं हो सके, रगड़न की जो क्षमता है, पसीने की बदबू सहन करने की क्षमता, नमी अवशोषण क्षमता है, ठीक है। इस तरीके की कई परिसज्जाएं इनमें परिष्कृतियां की जाती है, जिसके द्वारा इनकी परिसज्जा पूरी की जाती है, ताकि वस्त्र निर्माण के समय जो वस्त्र हमारे द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं वह किसी भी तरीके से हमारे लिए अनुपयोगी सिद्ध न हो सके, उसके लिए उनमें कई तरह की परिसज्जा, अग्नि भेदक परिसज्जा है, ठीक है ना, जल भेदक परिसज्जा है, ये सारी परिसज्जा इनको दी जाती है। रेशा तैयार होने के बाद, यानी कि रेशे को तैयार किया, रेशे तैयार होने के बाद नायलॉन का वस्त्र तैयार किया, उसके बाद आती है इनकी विशेषताएं। विशेषताओं में मैंने आपको बताया है कि विशेषताएं 2 प्रकार की होती है, भौतिक विशेषता और दूसरी आती है रसायन विशेषता। ये 2 तरह की विशेषता होती है, जिसमें कि भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आता है संगठन। संगठन यानी कि जो नायलॉन का रेशा है वह किससे बना है, तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि नायलॉन का रेशा पॉलीमर रसायनों से बना होता है, यानी कि पॉलीमर पदार्थों से बना होता है, जिसमें कि पॉलीमर 66 उपस्थित होता है, जिस कारण इन रेशों को क्या कहा जाता है, पॉलीमर, नायलॉन पॉलीमर 66 कहा जाता है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे इनके अणु उपस्थित होते हैं, यानी कि इन सब अणुओं से मिलकर हमारा नायलॉन का रेशा तैयार होता है। फिर इनकी जो रचना है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र देखने से इनकी रचना कैसे दिखती है, गोल, छोटे, चिकने, पारदर्शी और कांच की छड़ के जैसे इनकी रेशे ये हमें नजर आते हैं, किससे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर। इनमें चमक अत्यधिक होती है, ये अधिक मजबूती लिए हुए होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक पाया जाता है, जिस कारण से इनकी जो मजबूती है वह बहुत ही अधिक होती है। प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, ये सारे गुण इसमें उपस्थित होते हैं। अवशोषक क्षमता इसमें कम होती है, यानी कि अवशोषण, किसी भी नमी को, पसीने को अवशोषण करने की क्षमता इनमें सबसे कम होती है।
ताप सामर्थ्य इसमें अत्यधिक होता है, सिकन प्रतिरोधकता इनमें उपस्थित होती है, यानी कि सिकन प्रतिरोधकता उपस्थिति का कारण के मतलब इनमें हल जो सलवटे जो पड़ती है कपड़ों में वह अत्यधिक पड़ती है। संकुचन की क्षमता इसमें नहीं होती है, धुलाई अच्छे से इनकी की जा सकती है, विद्युत के ये कुचालक होते हैं। ये सारी जो गुण है वह किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। फिर आती है हमारी रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं अम्ल, क्षार, विरंजक पदार्थ, ब्लीचिंग करना, पसीने का प्रभाव है और रंगों का प्रभाव है। ये सारे जो आते हैं वह आते हैं रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत, जिसमें कि अकार्बनिक जो अम्ल होते हैं वह जल्दी से घुल जाते हैं, उसमें ये जल्दी से घुल जाते हैं। क्षार का अप्रभावित प्रभाव रहता है, यानी कि क्षार का इन पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। रंगों का प्रभाव, जो कि मैंने आपको बताया कि रंग अच्छे से जल्दी से चढ़ जाते हैं, क्योंकि रंग जो गुण है वह इनमें उपस्थित होता है। विरंजक का प्रभाव, यानी कि अत्यधिक तीव्र विरंजक होने से इनको क्षति भी पहुंच सकती है। फिर आते हैं पसीने का प्रभाव, जो कि हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इनमें क्योंकि नमी अवशोषण क्षमता क्या होती है? अनुपस्थित होती है। किसी भी नमी को अवशोषण करने की क्षमता कम होती है इनमें, जिसके कारण कि अगर पसीने वगैरह से वह कपड़े रहते हैं तो वह उनको हानिकारक प्रभाव कम होता है, यानी कि वह जल्दी से खराब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये थी सारी रासायनिक विशेषताएं। तो भौतिक और रासायनिक विशेषता, यानी कि ये सारे इनके अंदर गुण उपस्थित होते हैं। जो नायलॉन का वस्त्र तैयार होता है उनमें ये सारे गुण उपस्थित होते हैं, जिस कारण कि नायलॉन का वस्त्र हमारे पहनने योग्य बनता है। तो ये था नायलॉन के बारे में कि नायलॉन का जो रेशा है किस तरीके से प्राप्त किया गया, कहाँ प्राप्त किया गया, इनको किस विधि के द्वारा नायलॉन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। फिर आती है इनकी उत्पादन विधि, जिसके के अंतर्गत नायलॉन का जो रेशा प्राप्त किया गया है उनको पॉलीमराइज प्रक्रिया के दौरान गुजारा जाता है, स्प्रिट नली में से गुजारा जाता है, फिर रेशों को खींचा जाता है जिससे कि उनकी लंबाई बढ़ सके, व्यास कम हो सके, उनकी चमक कम की जाती है, क्योंकि उनमें रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में इनकी प्रक्रिया करवाई जाती है, जिससे कि उनमें चमक अत्यधिक आ जाती है। उनकी चमक को कम किया जाता है, फिर उनसे कताई का कताई की जाती है। कताई के बाद उन पे रंग चढ़ाया जाता है और रंग चढ़ाने के बाद उनके कई तरह की परिष्कृतियां करके उनकी पे परिसज्जाएं दी जाती है, जिससे कि पूरी सभी गुणों सहित ये नायलॉन का रेशा तैयार होता है। तो इस तरीके से आज हमने पूरे नायलॉन के रेशे के बारे में समझा है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।